अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? रिप्लाई कर दें, आवाज मेरी क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, वी आर स्टार्टिंग द क्लास। ठीक है बेटा, वी आर स्टार्टिंग द क्लास। तो हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि पिछले वीक जब हमारी क्लास हो रही थी, तो एक सेकेंड, पिछले वीक जब हमारी क्लास हो रही थी तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे और मैंने आपको 2-3 दफा ये बात बताई थी कि हम दोनों चीजें मिला के चलेंगे, बीच बीच में टॉपिक्स भी करते रहेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे। ठीक है जी। तो अब आज हम दोबारा थ्योरी के टॉपिक पर वापस आएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बारिश हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं कोचिंग में हूँ और यहाँ भी बारिश हो रही है, तो लेकिन हम क्लास तो करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, कुछ देर में रुक जाए। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हमारे नेट काम करते रहें, तो हम अपनी क्लास करते हैं। इंशाल्लाह क्लास तो हमारी 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, फिर आप अपने बारिश को एंजॉय करते रहिएगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें हम क्लास। ठीक है जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब जरा सब सुनेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और कोई बच्ची मुझे कहती है, राहिमा कहती है, और जिनकी 1 और 2 क्लास नहीं हुई। अच्छा, मुझे बात समझ नहीं आई है, मुझे बात समझ नहीं आई। अच्छा, तो कोई और भी क्लास थी मेरी क्लास के अलावा? मुझे राहिमा का मैसेज समझ आया नहीं मुझे। अच्छा चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि मतलब सर जिनकी ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, अब बात वही है कि जिनकी फर्स्ट क्लास है तो कोई मसला नहीं है। जिनकी फर्स्ट क्लास है वो क्लास अटेंड करें बिल्कुल। उन्हें आज की क्लास से इंशाल्लाह बिल्कुल नया टॉपिक है, उन्हें कोई इशू नहीं होगा। और जो 2-3 क्लासेस निकल गई हैं आप लोगों के, 3, अगर किसी की आज पहली क्लास है तो 3 या 4 लेक्चर मिस हुए होंगे, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वो आप देख लीजिए, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा आपको। और अगर होगा तो फिर हम मौजूद हैं आपके लिए। ठीक है। अच्छा, अब अनुषा कहती है सर लाइट चली गई है बारिश की वजह से, तो ये लेक्चर रात को मिल जाएगा? हाँ, अगर किसी का भी ये लेक्चर निकल गया, अभी जितने लोग मौजूद हैं, अगर आपका ये लेक्चर निकल गया तो इंशाल्लाह ये रात में अपलोड हो जाएगा, आज रात में ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, हम क्लास तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो अभी हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ये 2 डेफिनेशंस हैं और फिर इन डेफिनेशन के बाद इनसे रिलेटेड एक डेरिवेशन आएगी आगे जो हम आपको बताएंगे। ये दोनों डेफिनेशंस शॉर्ट में आती हैं आपसे, ये दोनों चीजें आपसे 4 मार्क्स में डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि भाई इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करें। अब जरा सब समझेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, फिर मैं ये डेफिनेशन आपको नोट कराऊंगा। देखिए, कोलिजन का मतलब है 2 चीजों का आपस में टकराना। जब 2 चीजें आपस में टकराती हैं तो 2 चीजों के आपस में टकराने को कोलिजन कहते हैं। हमारी कॉमन लाइफ में अक्सर चीजों के कोलिजन होते रहते हैं। अब फिजिक्स में कोलिजन्स को 2 चीजों में क्लासिफाई किया जाता है, इलास्टिक कोलिजन होता है और इनइलास्टिक कोलिजन होता है। देखिए, जब भी 2 बॉडीज टकराती हैं, हमने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि जब भी 2 चीजें आपस में टकराती हैं तो उन दोनों का टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम सेम होता है। मतलब अगर 2 बॉडीज आपस में टकरा रही हैं तो अगर आप कोलिजन से पहले दोनों के मोमेंटम्स को ऐड कर लें और कोलिजन के बाद दोनों के मोमेंटम्स को ऐड कर लें तो समेशन हमेशा इक्वल आए। लेकिन दूसरी चीज है एनर्जी, या कह लें काइनेटिक एनर्जी। वो ये होती है कि कभी सेम आती है और कभी सेम नहीं आती। अब आपने जी 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 अब आपने गौर से ये बात, मरियम इमरान बेटा कैमरा बंद कर लें। मरियम इमरान, मरियम बेटा कैमरा बंद कीजिए। मरियम आप कैमरा ऑफ करें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि एनर्जी जो है वो सेम कभी रहती है कभी नहीं रहती। अब देखो, अगर 2 चीजें आपस में कोलिजन करें और उनके टकराने के दौरान, मेरी बात गौर से सुननी है, बात बड़ी आसान है लेकिन आपने सुनना गौर से। अगर 2 चीजें आपस में टकराती हैं और टकराने के दौरान कुछ एनर्जी जाया हो जाए, कुछ एनर्जी लूज हो जाए, तो फिर ये होगा, ठीक है मरियम, नो इशू, कोई बात नहीं, तो फिर ये होगा कि कोलिजन के बाद
एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर दो चीजें आपस में टकराएं और टकराने के दौरान कोई एनर्जी जाया ना हो, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो फिर ये होगा कि भाई पहले और बाद की एनर्जी भी सेम होगी। अब समझना हमें यह है कि अगर दो चीजें आपस में कोलिशन करें और कोलिशन से पहले और बाद में टोटल मोमेंटम भी सेम हो और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो, तो ऐसे कोलिशन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिशन। ठीक है जी, इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन वो होता है जिसमें दो चीजें आपस में इस तरह टकराएंगी कि कोलिशन से पहले और बाद में टोटल मोमेंटम भी सेम होगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। इसका मतलब है कि उनके कोलिशन के दौरान कोई एनर्जी जाया नहीं, और इस बात के चांसेस बहुत कम है। आमतौर पे थोड़ी बहुत एनर्जी जाया हो जाती है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हम फिजिक्स में कुछ कंडीशंस को आइडियल कंडीशंस कहते हैं। आइडियल कंडीशंस वो होती हैं जो सबसे बेहतर होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन उनका होना मुश्किल होता है। मसलन हम किसी जगह के बारे में बोलें कि भाई कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन लेस होने का मतलब है कि वहां पे फ्रिक्शन जीरो है। अब वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सबसे बेहतर कंडीशन यही है। तो आइडियल कंडीशन वो होती है जो सबसे अच्छी होती है, लेकिन उसका होना काफी मुश्किल होता है। तो आइडियल कंडीशन ये है कि टकराने के दौरान कोई एनर्जी जाया ना हो। तो जब हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, तो ये एक आइडियल कंडीशन है जिसका होना बहुत मुश्किल है। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या है कि दो चीजें आपस में इस तरह टकराएंगी कि टकराने से पहले और बाद में टोटल मोमेंटम तो सेम होगा, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। इसका मतलब है कि कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी जाया हो गई, और ज्यादातर ऐसा ही होता है हमारी डेली लाइफ में, हमारी कॉमन लाइफ में। जब चीजें आपस में टकराती हैं तो आम तौर पे कोलिजन के दौरान एनर्जी जाया हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे भाई रोड पे अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, तो देखें क्या क्या फैक्टर्स होंगे। जब दो गाड़ियां रोड पे आपस में टकराती हैं तो आपको एक बहुत तेज आवाज आती है, साउंड। साउंड क्या है? एनर्जी। इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी साउंड की वजह से जाया हो गई। फिर जब गाड़ियां आपस में टकराएंगी तो उनके दरमियान फ्रिक्शन क्रिएट होगी, तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से जाया हो जाएगी। फिर जहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होगी वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होगी। जैसे आप अपने दोनों हाथों को अगर रगड़ते हैं तो आपके हाथों में से हीट निकलती है, तो जहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होगी वहां पे कुछ हीट भी होगी, तो कुछ एनर्जी हीट में भी जाया हो जाएगी। तो इसलिए आम तौर पे ये होता है कि जब दो चीजें टकराती हैं तो टकराने के दौरान कई सारी बातें ऐसी होती हैं कि एनर्जी जाया होती है, इसलिए पहले और बाद की एनर्जी सेम नहीं होती, और ऐसे कोलिजन्स को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और ये एक्चुअल कंडीशन है। एक्चुअल कंडीशन वो है जो हमारी आम जिंदगी में ज्यादातर हो रही होती है। तो अब मैं बात को समराइज कर देता हूँ। कोलिजन का मतलब दो चीजों का टकराना। अगर दो बॉडीज आपस में इस तरह टकराएंगी कि पहले और बाद का मोमेंटम भी सेम होगा और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, तो वो इलास्टिक कोलिजन है। उसके दौरान कोई एनर्जी जाया नहीं होती। ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा बहुत कम होता है। और अगर दो चीजें आपस में इस तरह टकराएंगी कि टकराने से पहले और बाद में मोमेंटम तो सेम हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो, तो इसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ऐसे कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी जाया हो जाती है, और ये एक्चुअल कंडीशन है। और हमारी आम लाइफ में ज्यादातर जो कोलिजन हो रहे होते हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन रखता हूँ। जो मैंने आपको समझाया है, देखिए वही डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, आप देख लीजिए इलास्टिक कोलिजन क्या है। इफ टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट देयर टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी both remain same before and after collision, then it is called elastic collision. Elastic collision is an ideal condition and it is very hard to have such collision in our daily life. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और inelastic क्या है? If two bodies collide with each other in such a way that their total momentum remains same before and after collision, but total kinetic energy does not remain constant, then it is called inelastic collision. Inelastic collision is an actual condition and most of the collision in our daily life are inelastic. ठीक है जी, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, आप ये डेफिनेशंस नोट कर लीजिए।
हाँ हाँ बेटा, नोट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा बेटा, अभी स्टूडेंट्स थोड़े से कम हो गए क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ एरियाज में लाइट चली गई है, लेकिन आप लोग जो मौजूद हैं आप क्लास लेते रहिएगा क्योंकि ये लेक्चर चल रहा है और ये रिकॉर्डिंग लगी हुई है। तो इसके बाद रिकॉर्ड जब ये हो जाएगा तो जो बच्चे चले गए उनको तो हम रिकॉर्डिंग पे दे देंगे, लेकिन जो मौजूद हैं आपने मौजूद रहना है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, जब आप नोट कर लेंगे तो मुझे बता देंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट जोहा कह रही है, जोहा सईद, कि मुझे आवाज नहीं आ रही। बाकी लोग बताएं, नहीं आ रही आवाज? कोई इशू आ रहा है आवाज में? हाँ भाई। अच्छा, नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है। ओके, आप लोगों के नेट में कोई इशू हो सकता है। हाँ, एक और स्टूडेंट ने कहा कि आ रही है। ठीक है, आप लोगों के, अच्छा, मुझे जोहा ने कहा सर बहुत स्लो आ रही है। जोहा, बाकी लोगों को आ रही है बेटा, आपके नेट में कोई इशू हो सकता है, आप चेक कीजिए जरा। अच्छा, आप लोगों ने अगर ये डेफिनेशंस नोट कर लिए तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूं। हाँ भाई, अगर ये डेफिनेशंस नोट करनी है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, नो सर, कर रहे हैं अभी। ठीक है, करें करें, आराम से करें। हाँ भाई, कर रहे हैं आप लोग नोट अभी, या कर लिया? ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। जहरा असगर कह रही है कि सर अच्छा, निशा कह रही है सर 2 मिनट। अच्छा भाई, 2 मिनट बहुत है। निशा, आपने देर से काम स्टार्ट किया है। चले जी, 2 मिनट देता हूँ, फाइनल 2 मिनट। निशा अफजल कह रही है, इनके कहने पे मैं फाइनल 2 मिनट दे रहा हूँ। हाँ भाई, निशा कर लिया अब आपने? अच्छा, कहती होंगे सर डन, वो लाइट चली गई थी। ओके, ओके, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा भाई, अब मैंने आपके सामने यहाँ पर, अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, पहले जो समझा रहा हूँ उसको समझना है। हाँ भाई, अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, और ये एक डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आती रहती है। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अभी आप बिल्कुल लिखेंगे नहीं, पहले मेरी बात समझेंगे, फिर मैं आपको लिखने के लिए बिल्कुल टाइम दूंगा, जैसे मैं आपको हमेशा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, टू बॉडीज
of unequal masses are moving in same direction. दो बॉडीज हैं जिनके मासेस अनइक्वल है, एक भारी है एक हल्की है, और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. If they collide elastically and remain in motion in same direction, अगर उनका आपस में इलास्टिक कोलिजन हो जाए और उसके बाद भी वो सेम डायरेक्शन में चलती रहे, then drive expressions for their velocities after collision. तो फिर फॉर्मूले बनाने हैं कि कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी. ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा डेरिवेशन का, और ये डेरिवेशन लॉन्ग वाले सेक्शन में आती है जो आपके एग्जाम्स का सेक्शन सी होता है, जिसमें सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स के आते हैं. सारे क्वेश्चन जिसमें 7 मार्क्स के आते हैं, तो ये आपको डेरिवेशन वहां पे मिलेगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान है, अक्सर एग्जाम में आती रहती है. अब देखिए इसकी ये हेडिंग है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. मैंने यहाँ वर्ड यूज किया डायमेंशन का. डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन ही होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप फिर यहाँ वन डायरेक्शन लिख देते हैं. तो इसलिए नहीं लिखा कि बुक में आपकी जो वर्ड है, आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है डायमेंशन का, तो इसलिए हमने भी डायमेंशन लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब डायरेक्शन ही होता है. अब आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने फिगर बनाई है जरा इसको समझते हैं. अब जरा इधर देखिएगा, ये दो बॉडीज है ए और बी. दोनों बॉडीज ये स्फेरिकल है. स्फेरिकल का मतलब है दोनों बॉल टाइप की हैं. बॉडी ए का मास m1 है, बी का m2 है, और आप देख सकते हैं कि ये बॉडी थोड़ी भारी है और ये थोड़ी इसके मुकाबले में हल्की है. देखिए आप, बॉडी ए राइट की तरफ जा रही है और इसकी वेलोसिटी है u1, और बॉडी जो बी है ये भी राइट की तरफ जा रही है और इसकी वेलोसिटी है u2. हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो आगे वाली बॉडी है बी वो थोड़ी स्लो चल रही है और पीछे वाली तरफ फास्ट आ रही है. ऐसा हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं ताकि इनका आपस में कोलिजन हो जाए. तो क्या हुआ कि जब ये आगे वाली बॉडी थोड़ी स्लो चलेगी और पीछे वाली तरफ फास्ट आएगी, तो थोड़ा आगे जाने के बाद इनमें टक्कर हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी ए ने हिट कर दिया बॉडी बी को, इनमें कोलिजन हो गया, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है. ठीक है जी. अच्छा, जब कोलिजन होगा, गौर से सुनिए बात, जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के दौरान ये बॉडी पीछे वाली तेज चल रही थी और आगे वाली स्लो चल रही थी. आप मुझे 1 सेकंड दीजिएगा. सॉरी बेटा, मेरी एक कॉल आ गई थी. तो मैं ये कह रहा था कि पीछे वाली जो बॉडी है, पीछे वाली बॉडी हमने कहा तेज चल रही थी और आगे वाली स्लो चल रही थी. इसका मतलब है कि पीछे वाली बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी. पीछे वाली बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी आगे वाली बॉडी के मुकाबले. तो जब कोलिजन होगा तो ये जो पीछे वाली बॉडी है ए, ये अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगी बॉडी बी. तो अब इससे क्या होगा कि बी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ए की कम हो जाएगी. तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि कोलिजन के बाद जो बॉडी बी है ये फास्ट हो जाएगी. पहले ये आहिस्ता चल रही थी, बाद में ये फास्ट हो जाएगी, और पहले पीछे वाली बॉडी जो तेज चल रही थी वो बाद में स्लो हो जाएगी. तो फर्क यहाँ पे क्या आया? फर्क यहाँ पे यह आया कि टकराने से पहले, कोलिजन से पहले पीछे वाली बॉडी तेज चल रही थी, आगे वाली बॉडी स्लो चल रही थी. लेकिन कोलिजन के बाद अब पीछे वाली बॉडी स्लो चल रही है और आगे वाली फास्ट चल रही है. क्यों? इसलिए कि कोलिजन के दौरान बॉडी ए ने, यानी पीछे वाली बॉडी ने, कुछ एनर्जी बी में ट्रांसफर कर दी. तो चूंकि वेलोसिटीज चेंज हो गई, लिहाजा पहले बॉडी ए की वेलोसिटी u1 थी, अब हमने इसको मेंशन कर दिया v1 से, और बी की वेलोसिटी पहले u2 थी, अब हमने इसको मेंशन कर दिया v2 से, क्योंकि वेलोसिटीज चेंज हो गई और मासेस जो है वो चेंज नहीं हुए. तो आप देख सकते हैं कि पहले भी मास इसका m1 m2 था और बाद में भी मास m1 m2 है. मास में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटीज इनकी चेंज हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया. पहले भी आप देखिए दोनों बॉडीज राइट की तरफ चल रही थी, इनमें कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद भी दोनों बॉडीज राइट की तरफ चल रही है. मतलब कोलिजन से पहले भी इनकी डायरेक्शन सेम थी, कोलिजन के बाद भी डायरेक्शन सेम है. सिर्फ एक फर्क है कि पहले बॉडी ए फास्ट थी और बी स्लो थी, बाद में ये स्लो हो गई है और आगे वाली फास्ट हो गई है. तो ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या वन डायरेक्शन कहते हैं,
जिसमें टकराने से पहले भी बॉडीज सेम डायरेक्शन में चल रही थी और टकराने के बाद भी सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब इस फिगर के मुताबिक आप देखिए हमने हेडिंग लिखी है नीचे एजम्पशंस की, यानी जो जो हमने अज्यूम किया है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग स्फेरिकल बॉडीज। जरा इसको समझ लीजिए, ये दोनों स्फेरिकल बॉडीज है, यानी दोनों बॉल की तरह है, लेकिन दोनों नॉन रोटेटिंग है। नॉन रोटेटिंग का मतलब है कि देखो इस तरह ये रोटेट करती हुई ऐसे ये घूमती भी नहीं जा रही, बल्कि दोनों सीधी सीधी जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ऐसा हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो चैप्टर है ना हमारा, ये लीनियर मोशन का है, इसमें हम स्ट्रेट मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम ये अज्यूम करेंगे कि ये बॉडीज घूमती भी जा रही है, तो फिर इसका मतलब है कि इनकी जो मोशन है वो लीनियर नहीं होगी, बल्कि फिर वो रोटेटरी मोशन आ जाएगी, और वो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। तो इसलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों जो बॉडीज हैं ये स्फेरिकल है, दोनों स्फेरिकल है, यानी बॉल्स की तरह है, लेकिन दोनों नॉन रोटेटिंग है, यानी बगैर घूमे हुए जा रही है। और इनके मासेस क्या है, m1 और m2 है, और क्या है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद अनइक्वल वेलोसिटीज u1 एंड u2। ठीक है जी, दे कोलाइड इलास्टिकली, इनमें इलास्टिक कोलिशन हो गया, एंड कंटिन्यू देयर मोशन इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 एज शोन इन द अबव फिगर। तो जो कुछ मैंने फिगर में समझाया था वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये क्वेश्चन और ये फिगर और इस फिगर के मुताबिक एजम्पशंस, ये मेरी सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? मुझे जरा रिप्लाई करें। हाँ जी, ठीक है, ओके, ठीक है, लोग कह रहे हैं सब क्लियर है। और बताएं मुझे कोई। ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा। ठीक है जी, तो मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, 5 मिनट्स के बाद आपसे पूछूंगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो और टाइम दे दूंगा। आप ये पूरा नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, हेडिंग लिखें, फिगर बनाएं, यहां से यहां तक आप आ जाएं। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप काम करें, 5 मिनट्स बाद पूछूंगा आपसे। चलें, स्टार्ट प्लीज। जहरा मुझसे कह रही है सर मासेस चेंज नहीं होंगे। हाँ नहीं, मासेस तो चेंज नहीं होंगे, टकराने की वजह से मासेस में कोई फर्क नहीं आएगा। जो बॉडी जितने किलो की है वो उतने किलो की रहेगी, सिर्फ स्पीड में फर्क आएगा। ठीक है, हाँ, सिर्फ वेलोसिटीज चेंज होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आप। इसलिए मासेस जो है वो पहले भी m1 m2 है, बाद में भी m1 m2 है। वेलोसिटीज को चेंज किया है, पहले वो u1 u2 है, बाद में v1 v2 कर दिया। क्लियर है आप इस बात में? ठीक है,
हाँ भाई, अब मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमने कर लिया है, ठीक है, मैसेज आ रहे हैं, डन सर, तो बता दें बाकी लोग। मुझे निसा और जहरा कह रही हैं कि उन्होंने कर लिया है, बाकी मुझे बताते हैं तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो जी आगे चलूँ मैं भाई, कोई रह गया तो मुझे बता दें वरना मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, अब हमें देखें इस क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है, हमें फॉर्मूले बनाने हैं फाइनल वेलोसिटीज के। तो इसके बाद जो हमने हेडिंग लिखी है वो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज। तो फाइनल वेलोसिटीज क्या है, v1 और v2। तो हमें v1 और v2 के फॉर्मूले बनाने। अच्छा, अभी आप पहले मेरी बात समझेंगे, फिर नोट करने के लिए टाइम दूंगा। यहाँ पर हमने कहा है कि सिंस द बॉडीज आर कोलाइडिंग इलास्टिकली, देयरफॉर, देखो इलास्टिक कोलिजन की अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि जब दो बॉडीज में इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब वो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी बात। मुझे मैसेज किसने किया, कोलिजन से पहले फिगर आपके सामने बनी हुई है, मेरे पास स्लाइड आगे निकल गई है, आपकी कॉपी में फिगर बनी होगी। आप कोलिजन से पहले देखिए, बॉडी ए का मास m1 है और वेलोसिटी उसकी u1 है। तो ए का मोमेंटम m1 u1 होगा, बी का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, तो बी का m2 u2 होगा, दोनों को ऐड कर लें, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद आप देखिए आपकी कॉपी में फिगर बनी हुई है, ए का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो m1 इंटू वी1 ए का मोमेंटम हो जाएगा और इसी तरह बी का m2 इंटू वी2 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। इसके बाद हम ये करते हैं कि देखिए, इसके बाद हमने अगले जो दो स्टेप किए वो जरा समझा दूं क्या किया है। हमने ये किया है कि देखें जरा यहाँ देखिएगा, ये m1u1 जो है इसको हमने लेफ्ट पे रखा और राइट साइड से आप देखिए कि ये जो आपका m1v1 है इसको राइट से हम लेफ्ट पे ले आए, तो ये देखिए माइनस का हो गया। और इसी तरह इस m2v2 को हमने राइट पर ही रखा और ये जो m2u2 है इसको राइट से लेफ्ट पे लेगा, तो ये माइनस का हो गया। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है कि अब देखिए दोनों m1 की वैल्यूज लेफ्ट पे आ गई और दोनों m2 की वैल्यूज राइट पे आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट से हम m1 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आप देखिए कि लेफ्ट से हमने m1 कॉमन किया, m1 कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या आया, u1 माइनस v1, और राइट से हमने m2 कॉमन किया, ये v2 माइनस u2। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, ये बाद में हमारे काम आ जाएगी, और ये वाली जो 1 है ये भी हमारे बाद में काम आएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक तो इलास्टिक कोलिजन की एक बात हो गई कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होता है। इसी तरह टोटल काइनेटिक एनर्जी भी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमने क्या कहा है कि सिमिलरली टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब इसमें हमें क्या करना है जरा ये समझ लीजिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वैसे तो उसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है, लेकिन आपने इस बात को इस तरह समझना है कि भाई हाफ मल्टीप्लाई होगा बॉडी के मास से और फिर मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी के स्क्वायर से। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक बॉडी है, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं उसके मास को स्मॉल m से नहीं बल्कि कैपिटल M से मेंशन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और वो बॉडी जा रही है, फर्स्ट कर ले मैं बोलता हूँ कि भाई मैं उसकी वेलोसिटी को w से मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ mv² तो नहीं होगी, फिर आपको लिखना पड़ेगा हाफ कैपिटल M इंटू w²। मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ को और बॉडी के मास को और वेलोसिटी के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप ये रूल देखें तो जरा हम पिछली स्लाइड पे वापस जाते हैं ताकि मैं आपको जरा समझा सकूं। अब जरा ये देखिए, अब देखिए इस रूल के मुताबिक आप कोलिजन से पहले देखिए बॉडी ए का मास देखिए m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसी तरह
बी का मास देखिए m2 है और वेलोसिटी u2 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी होगी हाफ m2 और u2 स्क्वायर, और बीच में हम लगा देंगे प्लस, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन हो जाएगी। अब जरा कोलिशन के बाद आ जाए। अब कोलिशन के बाद देखें, ए का मास m1, वेलोसिटी v1, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 यानी मास और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी v1 स्क्वायर, और b की क्या होगी इसी तरह हाफ m2 और v2 का स्क्वायर, और हम लगा देंगे प्लस बीच में, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन हो जाएगी, और ये वाली दोनों बॉडीज की टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन हो गई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। तो अब आप जरा देखिए यहाँ पे कैसे किया मैंने, ये देखिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब आप देखिए जैसे मैंने आपको समझाया वही बात जो मैं आपको भी समझा रहा था। देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और इसी तरह राइट साइड पे आ गया। अब दोनों साइड से आप देखिए हाफ कॉमन निकल जाएगा, दोनों साइड से मैंने हाफ कॉमन ले लिया, तो ये हाफ देखिए हिसाब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप अगले स्टेप में जाएंगे तो आप देखिए कि आपके पास लेफ्ट में क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, और राइट पर आपके पास बचेगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इसमें भी आप इसी तरह करेंगे कि m1 v1 स्क्वायर को आप लेफ्ट पे ले आएंगे और m2 u2 स्क्वायर को आप राइट पर ले जाएंगे, ताकि दोनों m1 की वैल्यूज लेफ्ट पे आ जाएं, दोनों m2 की राइट पे आ जाएं। तो आप देखिए अगले स्टेप में मैंने क्या किया, जो मैंने आपको समझाया। देखिए ये इधर आ गया, माइनस में हो गया, ये यहाँ आ गया, ये माइनस में हो गया। तो अब इसी तरह आप देखिए कि लेफ्ट से देखिए m1 कॉमन निकल जाएगा, लेफ्ट से ये m1 कॉमन निकल गया, दोनों में m1 आ रहा है, m1 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, राइट से ये m2 कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर एक आप मैट्रिक में फैक्टराइजेशन पढ़ते थे, आपको याद होगा मैट्रिक में आप पढ़ते थे कि भाई अगर कहीं पे लिखा है मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये मैट्रिक में मैथ्स में आप फैक्टराइजेशन में पढ़ते हैं। तो अगर आप ये लगाएंगे यहाँ पे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, आप देखिए ये m1 तो अपनी जगह मौजूद है, ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। इसी तरह m2 अपनी जगह पे आ गया, और ये जो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर है ये इक्वल हो गया v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि यहां तक आपको बात समझ आई। सब लोग मुझे रिप्लाई करें कि यहां तक क्लियर है आप। ठीक है, तो अगर आप यहां तक क्लियर है तो मैं आपको फिर 3 से 4 मिनट देता हूं, तो आप ये नोट करें। ठीक है, शाबाश। तो अब आप लोगों ने यहां से यहां तक नोट करना है, इसके लिए मैं आपको 3 से 4 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। शाबाश, स्टार्ट करें।
हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे आप लोग? बोले भाई। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि कर लिया है, तो अब मैं आगे जाऊंगा भाई। ठीक है भाई, मैं आगे जा रहा हूं। तो अब आप देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद अब हमने ये करना है कि हम डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मेंशन है। हम डिवाइड करेंगे। देखिए, हमने पहले इक्वेशन 1 बनाई थी, फिर हमने 2 बनाई, फिर हमने 3 बनाई। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 3 को ऊपर रखेंगे और ये वाली जो 2 है इसको नीचे रखेंगे, और इक्वेशन 3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो जब आप दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी, राइट साइड राइट से डिवाइड होगी। तो देखिए ये मैंने डिवाइड किया यहाँ पे। देखिए, आप देखिए इक्वेशन 3 को ऊपर रखा है और 2 को नीचे रखा है। तो आप देखिए सिमिलर वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे। ये m1 से m1 कैंसिल हो गया, ये u1 माइनस v1 इससे कैंसिल हो गया, इसी तरह m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, और ये v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखिए एक सिंपल सी इक्वेशन बचेगी। आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बचेगी जिसमें लेफ्ट पे लिखा होगा u1 प्लस v1 और राइट पे लिखा होगा v2 प्लस u2। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ए। ये हमारे काम आएगी फॉर्मूले बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग जल्दी से ये नोट कर लें, फटाफट यहाँ तक आ जाए। अच्छा, मुझे ये कह रही है जोहा सही कह रही है कि सर डिवाइड क्यों किया। इसलिए कि बेटा इन दोनों इक्वेशंस में काफी सारी सिमिलर वैल्यूज हैं। आप देखेंगे इसीलिए सिमिलर वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं। तो चूंकि इक्वेशन 2 और 3 में काफी वैल्यूज सिमिलर आ रही थी, इसलिए हमने इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड किया ताकि सिमिलर वैल्यूज कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बच जाए। वो आपको नजर भी आ रही है। ठीक है, ठीक है जोहा, आपको बात समझ आई? जी जोहा। जोहा सईद, आपको बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है बेटा। वो आप ये कह रही है, जहरा कह रही है एक बार और कैंसिल करना बता दे। बेटा कैंसिल में तो कुछ भी नहीं है, सिमिलर वैल्यूज को कैंसिल किया है। m1 से m1 को कैंसिल किया है, m2 को m2 से कैंसिल किया है। सिमिलर वैल्यूज जो एक जैसी वैल्यूज ऊपर नीचे आ रही है उनको मैंने कैंसिल कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम फॉर्मूले बनाएंगे, लेकिन अब इसके बाद का काम जो है हम कल की क्लास से करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, अभी हमारी ये डेरिवेशन चल रही है। तमाम बच्चे बात सुन लें। आज की क्लास में हमने ये किया है कि हमने एक इक्वेशन 1 बनाई, फिर हमने इक्वेशन 2 बनाई। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 बनाई, इक्वेशन 2 बनाई, इक्वेशन 3 बनाई, और उसके बाद हमने इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि उनमें काफी वैल्यू सिमिलर आ रही थी। सिमिलर वैल्यूज को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गई इक्वेशन ए, जो कि u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 है। अब आखिरी काम ये रह गया है कि अब हम फॉर्मूले निकालेंगे। इक्वेशन ए की मदद से फॉर्मूला निकलेगा v1 का और v2 का, लेकिन चूंकि टाइम कंप्लीट हो गया है तो ये मैं कल कराऊंगा। अच्छा, जो आपके बच्चे दोस्त हैं, जो बच्चियां भी, लाइट जिनके घर चली गई है, तो हम अभी लेक्चर अपलोड कर देंगे अभी आज शाम तक। आप लोग भी अगर चाहें तो दोबारा भी लेक्चर को देख सकते हैं। हम अभी शाम तक अपलोड कर देंगे ताकि जो बच्चे के घर में लाइट चली गई है, उनकी क्लास निकल गई है, तो वो भी लेक्चर देख लें। और फिर कल मैं इंशाल्लाह यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा ताकि आप सब लोग वो लेक्चर देख के आए। आप दोबारा देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी आपको अल्लाह हाफिज करेंगे, इंशाल्लाह कल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।